सुप्रभात बच्चों। कल हम लोग लहसा की ओर पाठ के पहले अंश को पढ़े थे। आज हम लोग इस पाठ के दूसरे अंश को पढ़ेंगे। तो दूसरे अंश को पढ़ने से पहले इसके पहले अंश का पुनरावर्तन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले अंश में लेखक बता रहे हैं कि वह नेपाल से जब तिब्बत वो जा रहे हैं तो तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता था वो नेपाल से ही होकर जाता था, यानी नेपाल के रास्ते ही तिब्बत जाया जाता था। फरी कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, यानी कालिम्पोंग का जब रास्ता नहीं था तो लोग नेपाल के रास्ते ही तिब्बत जाया करते थे। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें मतलब वस्तुएं जो है इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। मतलब जो रास्ता नेपाल का रास्ता था वो व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। और इस रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी सैनिक रहा करते थे। लेकिन आजकल बहुत सी फौजी मकाने गिर चुके हैं। मतलब जो फौजी चौकियां थी यानी किले थे वो बहुत गिर चुके हैं, यानी ढह चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अब अपना बसेरा बना लिया, अब वहां पर किसानों ने अपना आवास बना लिया है, मतलब अब किसान वहां पे रहने लगे हैं। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, मतलब एक चीनी किला था। वहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए रुकते हैं और कहते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। बता रहे हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफ़ भी है, कठिनाइयाँ भी है, लेकिन तकलीफ़ और कठिनाइयों के साथ साथ बहुत आराम की भी कुछ बातें हैं। तो आराम की बातें क्या है तो वो बता रहे हैं कि वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल नहीं है, यानी जात पात का भेदभाव नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है, और न ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं, यानी पर्दे में भी वो वहाँ की औरतें नहीं हैं। हाँ, बात क्या है वहाँ पर, तो बहुत निम्न श्रेणी के, यानी जो निचले दर्जे के जो भिखमंगे हैं, ऐसे लोगों को लोग जो है घर के अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें चोरी का डर रहता है। नहीं तो ऐसे कोई भी अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति कोई भी किसी के घर जा सकता है। किसी के घर में बहू या बेटी से कहकर, सासू से कहकर चाय बनवा के पी सकता है। खुद अपने तरीके से उस चाय को बनवा सकता है, पी सकता है, जैसे चाहे वो वहाँ पर चाय को बनवा सकता है, खुद भी बना सकता है और बनवा भी सकता है। तो इस तरह वहाँ पर व्यवस्था है, भेदभाव नहीं है, न प्रथा प्रथा है। तो जिस ढंग से चाहे वहाँ पर आदमी रह सकता है। फिर आगे लेखक बताते हैं, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, मतलब जहाँ पे वो लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे, जब वहाँ से वो लोग आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। जब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक आदमी जो है उनसे राहदारी मतलब रास्ते का टैक्स यानी कर मांगने लगता है। तो वह हमने क्या किया, यानी लेखक ने क्या कि 2 चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, और इस तरह वहां से वो थोंगला का जो गांव था वहां के आखिरी गांव में वो लोग पहुंच गए। वहां पहुंचने पर सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए हमें अच्छी जगह मिल गई। लेखक बता रहे हैं कि उनका जो मित्र है सुमति, उसके जान पहचान के लोग वहाँ पे मिल गए। तो लेखक भिखमंगे के रूप में भी थे, तो जान पहचान के कारण वहाँ पर उन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। लेखक बता रहे हैं कि 5 साल पहले जब वो इसी रास्ते से लौटे थे तो उस समय वो भिखारी नहीं थे, भिखमंगे की भेष में नहीं थे, बल्कि एक भद्र यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी
और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोग उस वक्त के मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। तो बता रहे हैं कि 5 साल पहले जैसे लोगों की मनोवृत्ति थी, उनकी जैसी सोच थी, उस पर भी निर्भर करता था, लेकिन अब वहाँ पे लोगों की सोच जो है बदल गई थी। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशो हवास को दुरुस्त रखते थे। मतलब वहाँ पे शाम को एक तरल पदार्थ है वहाँ का, लोग उस पदार्थ को पीकर बहुत कम ही होशो हवास में रहते थे। अब इसका दूसरा अंश है, दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो अब लेखक बताते हैं, अब हमें सबसे विकट ढाणा थोंगला पार करना था। ढाणे तिब्बत का में सबसे खतरे की जगह है, यानी अब जिस रास्ते को वो पार करने वाले थे ढाणे, वो रास्ता जो है बहुत ही खतरे का रास्ता था, मतलब बहुत ही कठिन रास्ता था। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। तो वो रास्ता क्यों खतरनाक है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे थे, तो ऊंचाई पे होने के कारण क्या होता था कि मीलों तक, माने कई कई किलोमीटर तक गांव बस्ती लोग नहीं दिखाई देते थे, और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों की वजह से आदमी भी नहीं दिखाई देता था। तो डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। माने आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए वो जगह बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन डाकुओं के लिए वो सबसे अच्छी जगह थी। क्यों थी? तो तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती थी, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। तो लेखक बता रहे हैं कि वो रास्ता डाकुओं के लिए क्यों अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर डाकू छुप के रहते थे, और कोई भी यात्री जब आता जाता था तो उन यात्रियों को वो लोग लूट लेते थे। तो उनको लूटने से पहले, यानी उनका पैसा छीनने से पहले, वो सबसे पहले यात्रियों को मार देते थे, मारकर उसके बाद उसका पैसा ले लेते थे। तो वही लेखक बता रहे हैं कि गांव में खून हो जाए तो उसके लिए तो सज़ा मिल जाती थी, लेकिन ऐसे निर्जन स्थानों पर अगर किसी का मर्डर या किसी का खून हो जाए तो इसका कोई परवाह नहीं करता था। नहीं करने का कारण क्या था कि सरकार जो है, तिब्बत की जो सरकार थी, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। यानी खुफिया विभाग की जो पुलिस है और पुलिस पर खर्च नहीं करती थी, इसलिए पुलिस इसकी इतनी जांच पड़ताल नहीं करती थी। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। अब मान लीजिए अगर किसी का निर्जन स्थान पे मर्डर हो जाए, खून हो जाए, अगर किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है, तो ऐसे जगहों पर मतलब ढूंढना, जो खून किया है उसको ढूंढना, वो बहुत ही मुश्किल काम है, और सरकार इस पर ध्यान भी नहीं देती थी, वहाँ की सरकार। तो वहाँ डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, हथियार। अब मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे डाकुओं का क्या था कि पहले डाकू क्या करते थे कि लोगों को मारते थे, और मारने के बाद वो लोग देखते थे कि उसके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का भी डर रहता था कि अगर वो नहीं मारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के वो जिनको वो लोग लूटने जा रहे हैं वो उसे ना मार दे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण, मतलब तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे तो हथियार यानी बंदूक या पिस्तौल अपने साथ रख सकता था। तो हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। तो लेखक बता रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान में लोग डंडा जो है, डंडा या लाठी के लिए कोई कानून नहीं है, कोई भी व्यक्ति डंडा या लाठी रख सकता है, उसके लिए कोई सरकार का कोई नियम कानून नहीं है। ठीक उसी तरह तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल रखे, उसके लिए तिब्बत सरकार का कोई कानून नहीं था। तो डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा था। तो डाकू जब लोगों को लूटते थे तो लूटने से पहले उन्हें मार देते थे। अगर नहीं मारते तो उन्हें भी खुद अपने प्राणों का यानी अपनी जान का भी उन्हें
खतरा रहता था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल तोंगला के पास खून हो गया था। मतलब वो जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे उस रास्ते में पिछले साल खून हो गया था, यानी किसी का मर्डर हो गया था। इसका पता जो है लेखक को चला, किसी ने उन्हें बताया, तो इसके बारे में पता चला कि पिछले साल यहाँ पे खून हुआ था। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। तो लेखक बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर या भय नहीं था कि उनका मर्डर हो जाएगा या उनका खून हो जाएगा या उन्हें कोई जान से मार देगा। क्यों क्यों नहीं था उनका इसका भय? क्योंकि वो एक भिखमंगा थे और भिखमंगों के पास तो कुछ रहता नहीं है। वैसे भी डाकू भिखमंगों को नहीं मारते हैं, तो इसलिए उन्हें इस चीज़ का डर या परवाह नहीं था। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अगर कहीं उन्हें डर या भय लगता भी था तो वहाँ क्या करते थे वो कि अपनी सूरत जो है वैसे भिखमंगों की तरह सूरत बना लेते, टोपी उतार लेते और जीभ निकाल लेते। जैसे भिखारी जो है भीख मांगने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है और दया की भीख मांगता है, कुची कुची यानी दया की भीख मांगता है, ठीक उसी तरह लेखक भी दया की भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब लेखक जो हैं ये बता रहे हैं कि वहाँ से ढाढ़े से और से आगे जब बढ़े तो आगे का जो रास्ता था लंगकोर का, वो रास्ता और भी कठिन था। 16-17 मील से कम नहीं था, मतलब बहुत दूर था। तो इसलिए, और चढ़ाई वाला रास्ता था, चढ़ाई यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ना था जो बहुत ही कठिन था, सामान लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल होता। तो इसलिए लेखक ने अपने सुमति यानी अपने मित्र से कहा कि कहीं से 2 घोड़ों की व्यवस्था कर लो, घोड़ा रहेगा तो उसी पे हम लोग सामान लाद देंगे और खुद भी उस पर बैठ जाएंगे, जिससे कि हम लोगों के लिए ये रास्ता जो है आसान हो जाएगा, हम आसानी से इस रास्ते को पार कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा। अब इसके अगले अंश को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।